खबर में खुश आमदीद। मेरे साथ आरफ मीर भट्टी साहब, मैं हूँ सईद काजी। कुछ खबरें और उसके बाद हमारे साथ एक मौजूद मेहमान होंगे। पहली बात तो ये कि बानी PTI जो हैं क्या वो इलेक्शन में हिस्सा ले पाएंगे। उनके कुछ साथी कह रहे हैं जनाब वो 3 हल्कों से इलेक्शन लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे, इसकी लीगल पोजीशन क्या है। हमारे साथ आवाज़ ज़ुबैरी साहब होंगे, उनसे पूछेंगे। और ये भी अब बात कंफर्म है तकरीबन कराची से लड़ेंगे एक सीट पे जनाब शहबाज शरीफ साहब, और शायद लाहौर से भी लड़ें। लेकिन कराची वाली सीट पे आज उनके करीबी कॉन्फिडेंट से रब्ता हुआ तो वो यही बता रहे थे। उधर नवाज़ शरीफ साहब की नाअहली क्या था, याद नाअहली का इलेक्शन से पहले उनकी नाअहली ख़त्म कर दी जाएगी। मगर आवाज़ें यही आ रही हैं कि प्राइम मिनिस्टर के पोटेंट कैंडिडेट अगर PMLN जीती है तो वो शहबाज शरीफ साहब है। उधर खरबों की मनी लॉन्ड्रिंग हुई, 200 से 300 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग बैंकों ने की और जुर्माना सिर्फ 9 करोड़ रुपए। इस कीमत तो हर कोई करप्शन करने के लिए तैयार होगा। आबद ज़ुबैरी साहब, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, साबिक़ सदर बार हमारे साथ मौजूद है सुप्रीम हजूर, ये फरमाएं कि ये कह रहे हैं कि बानी PTI इलेक्शन में जो हिस्सा लेंगे, इंसिस्ट कर रहे हैं उनके जो करीबी हैं, तो क्या इज़ इट पॉसिबल, आपको लगता है? मेरी आवाज़ शायद नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, इसके अंदर इशू तो है क्योंकि देखिए उनकी कन्विक्शन तो हुई हुई है तोशा खाना केस में। जो सेंटेंस है वो सस्पेंडेड है, लेकिन उनकी कन्विक्शन है। अब ये देखना होगा कि वो अहल होंगे इलेक्शन लड़ने के, नहीं। वो अब आर्टिकल 62 और 63 को मद्देनजर रखते हुए, इलेक्शन लॉज को देखते हुए करेंगे। आप फरमा रहे हैं कि उनको 3 हल्के से वो नामजदगी दाखिल करेंगे इमरान खान साहब। तो अब ये डिपेंड करता है, उन पर ऑब्जेक्शन आएगा कि जी उनकी कन्विक्शन अभी ख़त्म नहीं हुई है, कि फिर वो देखना होगा वो अहल है इलेक्शन लड़ने के या नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका मतलब है कि बज़ाहिर जो सजा याफ्ता शख्स हो कोई भी, वो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकता। ये एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। नहीं सर, उसमें आप देखिएगा, उसमें लॉ में यही है कि उनकी वो मुद्दत जो होती है वो उस पर कुछ सज़ा हुई भी होती है, और 2 साल से वो कम ज़्यादा हो तो उसकी वो 5 साल ना गुजरे तो नाहल बेसिकली 5 साल के लिए वो नाहल हो जाते हैं। और यही आर्टिकल 63 के अंदर मेंशन्ड है। तो अब ये देखना अगर वो सेट असाइड, तभी आप देखिए नवाज शरीफ साहब की नाहली जो थी वो लाइफ टाइम की, तो कानून आ गया 232 के, जहां लाइफ टाइम की नाहली हुई भी है तो वो ख़त्म हो जाएगा 5 साल के बाद, जिसके लिए अब बेंच भी बन गया है और जनवरी के शुरू में वो केस भी लग गया। आज अखबार के अंदर एक नोटिस भी सुप्रीम कोर्ट से आ गया कि जिन लोगों की नाहली ताहयात है वो आके पार्टी बनना चाहें उस केस में तो वो बन सकते हैं। तो ये देखना पड़ेगा कि नाहली उनकी किस तरह से वो अपने कागजात नामजद दाखिल करेंगे, लेकिन ऑब्जेक्शन लगेगा, हो सकता है ये रिजेक्ट हो जाएगी। अच्छा, ये बताइएगा, आप क्या समझते हैं, जितनी इमरान साहब को सजा हुई है और वो सजा खत्म नहीं होती, तो क्या आईनी और कानूनी तौर पर वो कागज रिजेक्ट हो सकते हैं? जी, मेरा व्यू है कि शायद उनके कागज रिजेक्ट हो सकते हैं। अच्छा आबद ज़ुबैरी साहब, एक तो आप हमें याद बढ़ाते हैं, आपसे एक बड़ा दिल, मुझे कल की एक तशनगी थी कि आबद ज़ुबैरी साहब एक और टीवी पे बैठे थे और इसी तरह आप सुरख सेब की तरह थे। आप बुला लेते मुझे, मैं आ जाता। बड़ी साहब, आप जानते हैं हमारे फेवरेट लोग हैं आप लोग से। अच्छा, गुजारिश है कि कल अचानक 4-5 बारों को याद आया कि पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन, सिलेक्शन कमीशन या इलेक्शन कमीशन, बहरहाल गालबन इलेक्शन कमीशन है कागजात में। जी नहीं, आईनी की किताब में भी है सर। अच्छा, आईनी किताब में भी है, लेकिन जब वो बंदा सिलेक्शन की तरह आईनी जिम्मेदारी पूरी है ना करे तो फिर सिलेक्शन का लफ्ज़ लगने में हर्ज कोई नहीं होता। अच्छा, गुजारिश है कि उन्होंने कहा कि हमें ये फौरी तौर पर रिजाइन दे, और जो जवाब बताया कि 2 हल्कों की हल्काबंदियाँ ठीक नहीं की, जेलम और गालबन मंडी बाउद्दीन या क्या था काई साहब, जी, तो उसमें जेलों वाली तरदीद भी आ गई। लेकिन उस पाकिस्तान बार जो सबसे काबिल एहतराम है सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने ये नहीं बताया कि किस जमात से नारवा सलूक कर रहा है इलेक्शन कमीशन। कोई एक पिन पॉइंट नहीं की। ये 2 हल्कों की पे रिजाइन देना 266 में से, ये मुझे पीछे कोई और गेम लगती है, कोई और हालात लगते हैं। आवाज़ शायद हमें नहीं। जी ज़ुबैरी साहब। सर, आपका माइक बंद है। ज़ुबैरी साहब जरा माइक ऑन कर लें। जी अब आवाज़ आ रही है ज़ुबैरी साहब। माज़रत खाऊं वो मैं आपसे अपने जवाब ख़त्म नहीं कर पाया था। वो जो इमरान खान साहब के सिलसिले में आपने बात की थी, देखिए आईन के अंदर जो लिखा हुआ है कि वो कोई ऑफेंस हो जिसका वर्ड है मॉरल टर्पिट्यूड,
कि उस पर उसकी कन्विक्शन हुई हुई है और वो 2 साल से ज़्यादा की है, उसमें 5 साल का पीरियड नहीं गुजरा है, तो उस पे फिर वो डिसक्वालीफाइड है इलेक्शन। तो हो सकता है इनके वकला आके जब ये उनके पेपर्स पेश किए जाएंगे आर्ग्यू करें कि ये मॉरल टर्पिट्यूड का ये जो तोशा खाना में उनकी सज़ा है ये उस ज़िम्रे में नहीं आती, इसलिए उनके पेपर्स एक्सेप्ट किए जाएं, तो ये एक इशू उठेगा सर। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हो सकता है अगर लीगली देखा जाए तो हो सकता है उनके कागजात एक्सेप्ट हो जाएं, मतलब एक्सेप्ट होने चाहिए, वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। एक में शॉर्ट सुनवाना। आप ऐसा मैं इधर का सब मुझे अपनी तशनगी रह गई है। पाकिस्तान बार कौंसिल अरसे दराज से एक जमात को 20 महीनों से टारगेट किया जा रहा है जी। और उसकी लीडरशिप से लेके हजारों गिरफ्तारियां, लापता खवातीन, बुजुर्ग, बच्चों की तजलील, वकला की गिरफ्तारी। अब उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन रिजाइन दे दे, तो बज़ाहिर उन्होंने बताया नहीं कि इलेक्शन कमीशन कौन सी जमात के साथ ज्यादती कर रहा है, किसके साथ बाइस्ड है। क्या ये जवाब काफी है कि 2 हलकों की हल्काबंदियां ठीक नहीं है और वो भी ठीक निकल आई? जी देखिए भट्टी साहब, आप तो गवाह हैं इस बात के कि अब पूरे साल आपके बुलाया, आपकी और मेरी जब भी बात हुई इस चैनल पे, आपने देखा मैं सदर था सुप्रीम कोर्ट बार का, हमने आइन और कानून की बात की। आपके प्रोग्राम पे बैठ के मैंने कहा कि चीफ इलेक्शन कमीशन ने आइन तोड़ा है, इस पे आर्टिकल 6 लगना चाहिए, इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाए, इनके होते हुए इलेक्शन साफ और शफाफ नहीं हो सकते। फिर जिस तरह से एक पार्टी को टारगेट किया जा रहा था, उनके आपने देखिए उन्होंने उनके खिलाफ क्या क्या ऑर्डर्स पास किए, दूसरी जमातों को उसके बारे में बात भी नहीं की। तो मैं तो 1 साल से ये कह रहा था, बल्कि मेरे आने के से पहले भी लोग कह रहे थे, जो जब से नो कॉन्फिडेंस का इशू शुरू हुआ, कि ये इस इलेक्शन कमीशन के अंदर ये इलेक्शन तो साफ शफाफ हो ही नहीं सकते। लेकिन पाकिस्तान बार आप गवाह हैं इस बात के भट्टी साहब और काजी साहब कि उन्होंने हमेशा मेरी मुखालफत की, तनकीद की और कहा कि मैं एक पॉलिटिकल पार्टी पीटीआई का ब्रीफ लेके चल रहा हूँ। आप याद होगा मैं जो भी प्रेस रिलीज करता था उसके बरखिलाफ उनकी प्रेस रिलीज आती थी इस इशू पे। मैंने केसेस भी फाइल किए सुप्रीम कोर्ट में और आप गवाह हैं इस बात के। तो आज देखिए अब उन्होंने 2 हल्कों का, अब इसकी वजह क्या है? देखिए ये जो ग्रुप कंट्रोल कर रहा है सुप्रीम कोर्ट बार को और पाकिस्तान बार को, जबकि मैं भी सिटिंग मेंबर हूँ पाकिस्तान बार का, लेकिन मैं माइनॉरिटी मेंबर हूँ, हमसे कभी नहीं पूछा जाता, ना मुझसे मशावरत की गई। जो बात मुझे तो वहाँ से एक मैसेज आ जाता है कि ये हमने प्रेस रिलीज दे दी, उसके जरिए मुझे पता लगा, वो वहाँ से जो उनके व्हाट्सएप पे मुझे एक मैसेज आया। तो आप देखिए इनके जो लीडरान हैं उनमें आजम नज़ीर तारड़ हैं जो सिटिंग सेनेटर हैं सर, और वो लॉ मिनिस्टर रहे नून लीग के, और एहसन भून साहब। अच्छा ये हाफिजाबाद इन दोनों का ये दोनों हाफिजाबाद के भी रहने वाले हैं। और उन्होंने कहा कि इलेक्शन, आप पैरा 2 पढ़ें, पैरा 3 आपके सामने प्रेस रिलीज रखी होगी। पैरा 2 में वो कहते हैं कि जी इन इलेक्शन कमिश्नर के तहत साफ शफाफ इलेक्शन नहीं हो सकते, और उसकी ग्लेयरिंग एग्जाम्पल वर्ड यूज हुआ है, ग्लेयरिंग एग्जाम्पल पैरा 3 में। ग्लेयरिंग एग्जाम्पल में उन्होंने कहा कि जी हाफिजाबाद की 2 सीटें थी वो 1 कर दी गई और जेहलम की 2 कर दी गई, जिससे इन इलेक्शन कमिश्नर साहब चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ताल्लुक है। फिर बाद में उनकी तरदीद आ गई, उन्होंने तरदीद की चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, उन्होंने कहा वो किसी दबाव में नहीं आएंगे, और कहा कि जी मेरा तो ताल्लुक सरगोदा से, मैं तो जेहलम का हूं ही नहीं। तो ये डिलिमिटेशन का सुना कोई केस था एहसन बून साहब का जो एक और सवाल इसके बाद आपको बड़े कराएंगे। तो लेकिन जो असर था कि इलेक्शन कमीशन ने आइन शिकनी की, जिसे तमाम वकला और तमाम जज साहबान कहते थे 90 दिन में इलेक्शन है, उन प्रेस रिलीजों में 90 दिन की निशानदेही नहीं की कि इस इलेक्शन कमीशन ने वो जिम्मेदारी पूरी नहीं की। कम से कम मेरे होते हुए आपको याद होगा मेरे प्रेस 100% आपका पहले दिन से मौकफ है और तमाम गैर वकला यही कह रहे हैं। और आपने पता है मैंने पटिशंस फाइल की, 2 पटिशन पहली भी फाइल की, बाद में कहा जबकि नेशनल इलेक्शन भी 90 दिन में, और फिर आपने उसका देखा उसमें 8 तारीख आ गई, 90 दिन से वहां भी आगे चला गया, पर वो प्रेसिडेंट से बात करने को तैयार नहीं किए, तो उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। एक बच्चे पे जिसने केस फाइल किया, एक ये जो आरओज जो है ये जो ब्यूरोक्रेसी से अफसरशाही से लिए हुए हैं, इसके तहत साफ शफाफ इलेक्शन, उस पर तो कंटेम्प्ट लग गई। लेकिन जिस आदमी ने आइन तोड़ा, आइन 90 दिन में नहीं किया, उसको कोई उसके बारे में कुछ नहीं पूछा गया, और उसको कहा कि जी यही इलेक्शन कमीशन कराएगा, आइन डेमोक्रेसी को डीरेल नहीं होने दिया जाएगा। कौन कहता है डीरेल तो हो चुकी है डेमोक्रेसी। क्या ये साफ शफाफ इलेक्शन होते हैं? आज लोगों को फॉर्म नहीं मिल रहे सर। आज उमर नियाजी के वालिद साहब का स्टेटमेंट चल रहा है कि जी मुझसे फॉर्म छीन लिया गया। गुजरांवाला
आप अभी गुजरांवाला से खबर आई है कि जी वहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे जहाँ आरओ के ऑफिस का पुलिस की भारी नफरी मौजूद है कि एक जमात के लोग आके फॉर्म ना ले सके। हो सकता है पंजाब में यही हो रहा है सारी चीजें। तो देखिए अगर फॉर्म और न्याजी साहब कह रहे हैं कि मैंने जब आरओ से शिकायत की, कहने लगा मेरा काम था फॉर्म देना, बाकी काम नहीं। फॉर्म देना नहीं, इलेक्शन कमीशन का काम है साफ और शफाफ इलेक्शन होल्ड करना। आरओ आपके लोग लगाए हुए लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि आपको फॉर्म मिले और आप वो जमा करा सकें। ये एडमिनिस्ट्रेशन का वो डीएसपी का नाम लिया जा रहा है। वो न्याजी साहब कह रहे हैं कि जी मैं फॉर्म नहीं ले सका। क्या साफ शफाफ इलेक्शन होगा? आपने सही कहा, ये सिलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। अच्छा, और सिर्फ कबूली पार्टीज का इलेक्शन होगा। इसको रेफरेंडम ही क्या लेना चाहिए मेरे ख्याल में। नहीं, रेफरेंडम, हाँ ये रेफरेंडम होगा। जिस पार्टी को लड़ने नहीं दिया जाए, अभी तो ये भी नहीं पता कि जी उनके कैंडिडेट्स कौन होंगे या उनको उनका निशान भी मिल सकेगा नहीं। ये आपको याद होगा पीपल्स पार्टी के साथ भी ये हुआ था सर, उनके तलवार का निशान होता था उनका इलेक्शन सिंबल। वो आपने देखा जब उनपे वो उनको पार्टी की उन्होंने को नई पार्टी बनानी पड़ी जिसके हेड है जनाब साबित जरदारी साहब, उन्होंने उनके फिर उनका तीर का निशान उनका हो गया। तो ये देखिए ये पीपल्स पार्टी के साथ भी हो चुका है माजी में, तो अब इस जमात के साथ भी हो रहा है। उनके लीडरान भी सारे जेलों में रहे, सब पार्टियों के रहे, लेकिन सर एक जमात को करके तो फिर इलेक्शन क्यों कराया जा रहा है? उन्हीं को कह के आके हुकूमत दे दी जाए। क्यों हमारे अवाम का इतना पैसा लग रहा है सर? फ्री फेयर इलेक्शन कराए, अवाम को चुनने दे। अनफॉर्चुनेटली अवाम को इस मुल्क में नहीं। एक और सवाल का जवाब चाहिए। क्या आप समझते हैं कि 173? जी प्लीज हुक्म। भट्टी साहब, आपको याद होगा सोवियत यूनियन के लीडर थे जोसेफ स्टालिन, आपको याद होगा सर। जी। और आपको याद है उनके अभी कम्युनिस्ट पार्टी में हर इलेक्शंस होते थे और 99% उनको मिलता था वोट कम्युनिस्ट पार्टी को, कोई और पार्टी होती ही नहीं थी, वन पार्टी स्टेट थी वो। तो उन्होंने कहा लोगों को आप क्यों इलेक्शन कराते हैं? उन्होंने कहा लोग चाहते हैं ना इलेक्शन होना, वोट डालने दो, जितने डालने दो जो डालना चाहे। उन्होंने कहा फिर अगर वो आपके खिलाफ डाल देंगे, यानी फिक्र नहीं करो, रिजल्ट तो मैंने अनाउंस करने हैं। जी खान साहब, अहमद खान साहब तो बड़ी वाज़ेह राय है उनकी। ज़ुबैरी साहब बिल्कुल सही है, मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ उनकी राय से कि ये इस वक्त निकलना, 2 हलकों का बना के निकालना, और फिर जो बैकग्राउंड है कि इसमें कोई बात है कि ये इस वक्त में चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे दबाव क्यों डाला जा रहा है? क्या वजह है? उन्होंने क्या ऐसी बात कर दी? इन जो पार्टीज उनके अभी तक वो सबके चहीते, जिन पार्टियों के चहीते थे, वो सडनली वो उनकी ग्रुप्स जो कंट्रोल करें बुकला को फिर इस्तेमाल किया जा रहा है और इस तरह की रेजोल्यूशंस आ रही है। बात वो सही करना चाहिए, बात सही है कि इलेक्शन फ्री फेयर होना चाहिए, लेकिन एक आदमी को टारगेट करना इस वक्त, वो भी इलेक्शन शेड्यूल आने के बाद, डीलिमिटेशन पे सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता बंद कर दिया है। डीलिमिटेशन पे सीरियस सवाल आते हैं। अगर डीलिमिटेशन सही नहीं हुई है तो क्या इलेक्शन सही होंगे? आज खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल ने भी एक बड़ी अच्छी रेजोल्यूशन दी है कि डीलिमिटेशन का सीरियस इशू है। जब तक डीलिमिटेशन सही नहीं होगी, लोगों के हलकों में इस तरह की एक किसी पार्टी को फेवर करने के लिए बात हुई, बात सुनी नहीं जाएगी, तो कैसे शफाफ इलेक्शन होंगे डीलिमिटेशन के हद पे? लेकिन मेरा कहना यह है कि यहां तो फॉर्म नहीं ले सक रहे लोग, फॉर्म जमा नहीं करा सकते। मैं एक गुजारिश करता हूं, क्या सुप्रीम कोर्ट का ये बहुत अच्छा हुक्म है कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं हुए, चलो 8 फरवरी को हो जाए, क्या सुप्रीम कोर्ट की ये जिम्मेदारी और इलेक्शन कमीशन या गवर्नमेंट की नहीं है कि साफ शिफाफ हो और हर कोई अपनी मर्जी से इलेक्शन लड़ सके? हमारी इत्तला में पंजाब में 200 से ज्यादा पुलिस ने छापे मारे हैं पीटीआई के मुतवक्का उम्मीदवारों, उनके सपोर्टरों में। ऐसे में आप इलेक्शन को शिफाफ कैसे कहेंगे मोहतरम? मैं नहीं कहूंगा, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इलेक्शन तो हो ही नहीं रहा, उनको तो लड़ने ही नहीं दिया जा रहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को ये बात नजर नहीं आ रही। सुप्रीम कोर्ट नहीं देख रही कि इलेक्शन साफ कराना इलेक्शन कमीशन का ताल्लुक है, एडमिनिस्ट्रेशन का ताल्लुक है। उसमें आर्टिकल 220 है सॉरी कि हर अथॉरिटी इलेक्शन कमीशन की मदद करेगी साफ शफाफ इलेक्शन कराने में। ये किस तरह के साफ शफाफ इलेक्शन हो रहे हैं? एक पार्टी को लड़ने नहीं दिया जा रहा। इस पे सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो एक्शन नहीं लेगी, लेना चाहिए, लेकिन आप देखिएगा शायद ना इस पे कोई एक्शन नहीं होगा। इलेक्शन वही होगा कबूली पार्टियों के बीच में सर, कबूली पार्टी जो है वही इलेक्शन लड़ सकेंगी। अक्सरियत एक बड़ी पार्टी को नहीं गिरा जाएगा, फिर उस इलेक्शन का वही हाल होगा जो 1970 के इलेक्शन का हुआ था। हुजूर, क्या आप ये नहीं समझते कि थिंग्स हैव गॉन फॉर बियॉन्ड ऑल दिस जो रैंगलिंग है कॉन्स्टिट्यूशनल? ये अब एनालिसिस भी देख लें कि लोगों के क्या है, जिस तरह एक रेजिग्नेशन है कि बस ऐसे ही होना है और इसको आपने कबूल करना है। मुझे तो कैसी फ़िज़ा लगती है जैसे कोई ये सारे पावर स्ट्रक्चर में एक ऐसी तब्दीली आ गई है कि अब ह्यूमन राइट्स हों या आपका कॉन्स्टिट्यूशन हो, जो इशराफिया है वो इसे अपने रास्ते में कोई रुकावट समझती है। ऐसा तसव्वुर है?
बिल्कुल सही आप समझते हैं। आइन और कानून की इस किताब की, जो हमारी हरी किताब होती है कानून की, उसकी कोई आइन की कोई वैल्यू नहीं रही। मैं कहता रहा सारे साल, सुप्रीम कोर्ट में मैंने बात की कि आइन टूट चुका है, टूट रहा है, इसको बचा लो। ऑर्डर भी कर दिया, वो जजों में झगड़े पड़ गए कि ये 4-3 का फैसला है या 3-2 का फैसला है। ये इस इश्यूज में आ गए, वो जजेस कुछ नाराज हो गए कि केस गलत था। केस गलत होगा, जो कुछ भी था, आइन को बचाना था वो, और फिर वो जज, फिर उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया उस ऑर्डर को। उस ऑर्डर के मुझे अब 90 दिन के लिए मैंने पटिशन वक्त पे डाल दी सुप्रीम कोर्ट बार में, वो टेकअप नहीं हुई। दोनों जब टेकअप हुई तो उसमें अर्जेंट एप्लीकेशन का इशू आ गया कि अर्जेंट एप्लीकेशन दी या नहीं दी। अच्छा दी, 6 नवंबर को इलेक्शन होता, आप लगा लेते केस को, केस आपके रोस्टर में तो मौजूद था, चले वो हो गया, अब उन्होंने आगे कर दिया। जब आपने आइन तोड़ दिया, आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले नहीं माने, पार्लियामेंट के अंदर तकरीरें हुई कि हम इस फैसले को नहीं मानते, ये मनपसंद जजों का फैसला है, ये उनकी जजों की तस्वीर लगा के उनकी तजलील की गई। जब उन्होंने, पार्लियामेंट आपकी कह रही है, ऑर्डर हो रहा है कि आप पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन कराएं, किसी ने कोई इस पर नहीं है, आइन तो टूट गया। तो अब जब एक दफा टूट गया, उसकी कोई नताइज नहीं होते, किसी को उसकी सजा नहीं मिलेगी। इलेक्शन कमीशन को किसी ने सजा नहीं दी, उसने ये सारी बातें की, या जिन लोगों ने पैसे और सिक्योरिटी दी उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। तो फिर अब रह क्या गया है? डर नहीं है, अब कोई खौफ नहीं है इलेक्शन, तो अब कुछ भी नहीं करे, अदालतें कुछ कर रहनुमाई फरमाएं। 173 पार्ट जमातें हैं गालबन, कमो बेशतर, से आगे पीछे मुझे नहीं पता जी। सिर्फ और सिर्फ एक जमात पर इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर एतराज किया जाता है, तमाम जमातों को निशान मिल गया, तैयारी कर रहे हैं, और एक जमात को ताहाल निशान नहीं दिया जा रहा। क्या ये मुनसिफाना इलेक्शन कहेंगे या इंसाफ को दागदार किया जा रहा है? भट्टी साहब, आप मुझसे बहुत सीनियर हैं। आप, मैंने तो खुदाई कसम आज से पहले कभी ये सुना ही नहीं था कि कोई इंटर पार्टी इलेक्शन किसी पार्टी में हुए होते होंगे, पेपरों पे होते होंगे कि उस पे हुआ, या इलेक्शन कमीशन ने कभी कोई उस पे एक्शन लिया। हो सकता है मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन ही, आप बेहतर, आप ज़्यादा जानते होंगे कि कभी किसी और पार्टी के इलेक्शन को सुप्रीम इन्होंने सेट असाइड किया हो इन्होंने। तो आप देखिए इलेक्शन कमीशन का रोल देखिए कि एक पार्टी को करके उनको बल्ले का निकल जाए। उनके पेशावर हाई कोर्ट को स्टे देना पड़ा है। उनके डीसीज जो होते हैं, सारे डीसीज वगैरह, उनके लोगों पर, एमपीओ को तो ऐसा इस्तेमाल हो रहा है, वो मेंटेनेंस पब्लिक ऑर्डर जो है उसके, कि हर आदमी जो बात करता है, किसी नहीं पर एमपीओ, 3 एमपीओ में बंद कर दो उसको। तो ये कहाँ इस मुल्क में आइन को, अदालतों की बात कहाँ मानी जा रही है? जिस मुल्क में, आपको पता है चर्चिल ने बड़ी हमेशा सब बात करते हैं कि वो, चर्चिल ने कहा था जब उस पर हिटलर हमले कर रहा था, नाज़ी जर्मनी, उससे पूछा गया कि ये हम तो तबाह होने वाले हैं, उसने कहा हमारी अदालतें चल रही हैं, उन्होंने कहा जी चल रही हैं, इंसाफ दे रही हैं, उन्होंने कहा फिर हमारे मुल्क को कोई नहीं हरा सकता। देखिए ये होती है। सब ये बताएं, अफसोस के हमारे मुल्क में चल रहा है, लेकिन कुछ दूसरी तरफ वन साइडेड निज़ाम, आइन को छोड़कर आप क्या देख रहे हैं कि जो ज़मीनी हकायक है, बल्ले का निशान छीना जा सकता है या तरीके इंसाफ पर पाबंदी लगाई जा सकती है? नून लोग के बाद ये खबरें हैं, वो कह रहे हैं जी हमें कमिटमेंट है कि बल्ले का निशान नहीं होगा। क्या ये हो सकता है, मुमकिन है आईनी तौर पर? आईनी तौर पे तो नहीं होना चाहिए, कानूनी तौर पे भी नहीं होना चाहिए, लेकिन होगा यही होगा। बल्ले का निशान नहीं भी होगा, वो दरख्त का निशान भी उनको अलॉट हो जाएगा, वो फिर भी जीतेंगे। अच्छा, मैं आपको खबर दे दूं, ये एक पीटीआई को निशान भी नहीं देने देंगे किसी में। एक लाहौर में 14 हल्के हैं, एक को बैंगन, एक को गोभी, एक को इस तरह की दिएंगे, जो हमने खबरें मार्केट में आ रही हैं। तो ऐसे बेहतर है कि 56 अरब रुपया लग रहा ना कराया जाए, और जिसको हुकूमत देनी है दे देता है, कि लोगों का टाइम ज़ाया ना हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ। ये इलेक्शन में क्यों हमारे इतने अरब नुकसान उठा रहे हैं, वो किसी और जगह अच्छे चीज़ में इस्तेमाल कर लें। अगर सुप्रीम कोर्ट ने आज भी एक ऑर्डर डिलिमिटेशन पे किया है कि डेमोक्रेसी को डीरेल नहीं होने देंगे हम लोग, तो सुप्रीम कोर्ट नहीं देख रही कि डीरेल हो रहा है, एक पार्टी को इस तरह से किया जा रहा है। आप बेशक उस पार्टी से नफरत करते हो, आप उस पार्टी को समझते हैं वो गलत पार्टी है, लेकिन उनका हक तो है ना कि इलेक्शन, आर्टिकल 17 उनको भी इतना ही हकूक देता है इलेक्शन लड़ने का जितना मुझे और आपको देता है, या किसी और पार्टी को देता है। ये भी तो आइन का हिस्सा है। अगर आप आइन और कानून की पासदारी के लिए उसको अपहोल्ड करने, टू प्रोटेक्ट, डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के लिए बैठे हैं, ओथ लेके, अहद करके बैठे हैं, और हुकुम बैन नासिब अदल के सिंबल के नीचे आप बैठते हैं, तो आप नजर नहीं आ रहा आपको कि इस मुल्क में क्या हो रहा है सर? अच्छा आबिद ज़ुबैरी साहब, ये जो लोग जेल से भी जो उन पर FIRs हैं या वो पकड़े हुए हैं या नज़रबंद हैं,
वो कैसे इलेक्शन लड़ सकते हैं अगर लड़ना चाहें तो? वैसे नहीं वो लड़ सकते हैं उनके, क्योंकि देखिए उनकी सजा नहीं हुई है। देखिए आर्टिकल 63 मैंने आपसे यही कहा, वो बात करता है डिस्क्वालिफिकेशन के कि अगर आपको कोई कन्विक्शन हुई है कोई ऑफेंस कंसर्निंग मॉरल टर्पिट्यूड, और उसमें मॉरल टर्पिट्यूड की डेफिनेशंस हैं वो उसमें कौन कौन से जुराइम आ जाते हैं, और 5 साल का पीरियड। जैसे आप देखिए गिलानी साहब थे, जब उनको नाहल किया सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट में, तो 5 साल के लिए नाहल हो गए थे, आपको याद होगा। वो 5 साल तक इलेक्शन नहीं लड़ सके थे। तो इस तरह का इशू है कि जो, लेकिन जिन पे FIR होती है वो जेल में होते हैं या बेल नहीं हुई भी होती, वो उनकी कन्विक्शन नहीं हुई भी होती सर, तो वो अहल है इलेक्शन लड़ने के लिए। अच्छा, बहुत सारे आपने देखा माजी में बहुत सारे लीडरों ने जेल से लड़ा और जीते। वो आबिद साहब ये एक हकीकत है कि बेशुमार लोग जेल से इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, लेकिन अब जमीनी हकायक अलग है जी। अब सनम जावेद एक जेल में है, 2 दिन पहले उसने ऐलान किया, उसके ऊपर छापा पड़ गया, उसके बाप को हरासा किया गया, उस्मान डार की वालदा के साथ जो हुआ DPO को लगवाया ही इसलिए गया। तो क्या इन हालात में कुछ शरीफ आदमी अपनी बहन बेटियों की इस तरह रसवा करवाएगा? क्या ये किस तरफ जा रहे हैं? सर देखिए बड़ा आसान तरीका उन्होंने ढूंढ लिया। उन्होंने कहा इनको क्या सब, देखिए मैं, आपकी माँ बहन बेटियां, आपके बच्चे, ये आपकी कमजोरी होते हैं भट्टी साहब। आप सब अपने ऊपर चीज़ें बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपनी औलाद भी, बच्चों पे और बहन माँ, जहाँ इज्जतों का सवाल होता है, आप नहीं कर सकते। अब मैं आपको एग्जांपल दूं, मेरा क्लास फेलो दोस्त है, बहुत ही नेक और शरीफ और बड़ा अच्छा पार्लियामेंटेरियन है, मोहसिन लगारी। वो इलेक्शन नहीं लड़ेगा, आप देखिएगा। वो अभी PTI से वो इलेक्ट भी हुए थे बाई इलेक्शन में, MNA भी रहे। वो उनके बच्चे को उठा लिया, अगर डाले में डाल के ले गए वो, उसने खैर बात कह दी पॉलिटिक्स को, वो इलेक्शन नहीं लड़ रहा सर। तो ये अच्छा फिर आपकी मौजूदगी बार बार ब्रेक कह रहे हैं मेरे साथी, लेकिन मेरा दिल नहीं चाह रहा आपसे अलग होने को। गुजारिश है कि 13 साल का बच्चा, 12 साल का बच्चा, 15 साल का बच्चा आप उठाया जा रहा है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट के फराइज में शामिल नहीं कि इंसानी हकूक की पामाली हो रही है, इनको रोका जाए, ऐसे अफसरान को कटहरे में लाया जाए? कौन देगा इंसाफ फिर इस कौम को? सर बिल्कुल, हम तो यही समझते हैं सुप्रीम कोर्ट को यही देखना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पता नहीं क्या, वो मेरे ख्याल से वो वक्त ही बताएगा। उनके वो नहीं, इस चीज़ शायद वो नहीं उठाएं, क्योंकि सुओ मोटो की पावर, अब तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून को भी अपहोल्ड कर लिया। अब कौन 184(3) में डालेगा? वो बैठ के देखेंगे क्योंकि राइट बनता है, तो खुद भी देख सकते हैं, उठा ले सुओ मोटो, देख ले कि इस मुल्क में। लास्ट क्वेश्चन जुबैरी साहब, ये जो मियाँ नवाज शरीफ साहब की नाअहली है, इसको भी मेरे ख्याल में एक क्या कहते हैं, एक क्विक ट्रैक पे डाल के तो इसको भी खत्म किया जा सकेगा? जी हो जाएगी ख़त्म, ये अभी जनवरी में केस चल के आप देखिएगा वो ख़त्म हो जाएगी सर। बहुत शुक्रिया आबिद ज़ुबैरी साहब हमारे साथ साबिक सुप्रीम कोर्ट बार, बहुत शुक्रिया आपका जी। भट्टी साहब एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस पर भी बात करेंगे कि शहबाज शरीफ साहब कराची से क्यों इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, और ये उनके आज मैंने करीबी साथी से सुना है किसी जगह पे, और यहाँ से भी लड़ेंगे, इसकी क्या वजह है, और फिर इसके बाद खरबों की मनी लॉन्ड्रिंग और सिर्फ 9 करोड़ रुपए का जुर्माना, सौदा बुरा नहीं है। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। भट्टी साहब, एक इंतहाई पंजाब में तो इनकी शनाख्त पंजाब रही है, और पंजाब के बल पे ये तो 3 दफ़ा मियाँ साहब वज़ीर आज़म भी बने हैं, मगर अब ये इलेक्शन कराची से क्यों लड़ना चाह रहे हैं? और एक तो ये तो खैर तय है खबर कि शहबाज शरीफ साहब वहाँ से लड़ेंगे, कुछ और फैमिली के मेंबर भी वहाँ से इलेक्शन लड़ सकते हैं? कई सब गुजारे है। एक तो पहली बात है कि इलेक्शन होगी या बिलावल भुट्टो के मुताबिक सिलेक्शन होगी, ज़मीनी हकायक बहुत खौफनाक। फिर जितो मर्जी खड़े हो जाओ। तो अब नहीं, अब ना लाहौर में बज़ाहिर नून लीग वो पॉपुलर नहीं रही जो कभी थी। कराची में अगर जाते हैं तो MQM 7 होती है, तो उसमें शायद वो सीट कंपैरेटिवली लाहौर से ज़्यादा सेफ हो कंपैरेटिवली। अब बज़ाहिर ये है कि मुस्लिम लीग नून के जो अहम तरीन रहनुमा है वो इलेक्शन लड़ने से गुरेज कर रहे हैं। एक ही शर्त है जो बज़ाहिर ख़बरों में आ रही है कि तरीक़े इंसाफ को अलग करें। आपको आइंदा 3 दिनों में कम से कम 1000 से ज़्यादा खबरें आएंगी कि तरीक़े इंसाफ के मुतवक्का उम्मीदवारों के घरों में छापे मारे गए, कागज़ छीन लिए गए। तो अगर तो अभी भी कोई खबर दे के भी गए हैं, आपका घर कमज़ोर हो, आपकी होम ग्राउंड पे आप इलेक्शन ना जीत सके हो, तो आप सेफ जगह जाते हैं, महफूज मुकाम पे जाते हैं कि हमें कोई ये सीट प्लेट में रख के ले दे। लेकिन अगर उधर भी आवाम को वोट डालने का हक दे दिया गया, उधर भी हाथ पांव ना बांधे गए,
तो देन व्हाट क्या होगा फिर? इसी दौर में इसमें कोई शक नहीं है कि मुस्लिम लीग नून एक बड़ी जमात थी, इसका वोट बैंक था, लेकिन आज के ज़मीनी हकायक ऐसा लग रहा है कि अवाम ये तहैया किए बैठे हैं, जैसे ब्यूरोक्रेसी और सियालकोट जैसे DPO। मुझे समझ में नहीं आती, डॉक्टर उस्मान अनवर IG पंजाब है, मैं उन्हें बहुत देर का जानता हूँ, आप ऐसे अफसरान के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे? यार वो माँ सबकी माँ है। काजी साहब इस बात में आपको हर्ट नहीं हुए? हर्ट क्या हुए? मैं तो वो तस्वीर नहीं देख सका। मेरी महाफत है और मेरी महाफत मेरी माओ के दुपट्टे खींचेगी। उनकी रेपुटेशन भी बादियुल नजर में सारे ऐसे कह रहे हैं, दूसरी दफा उन्हें लगाया गया। तो काजी साहब रह गई उस्मान डार की माँ, ये मेरी भी माँ हो सकती है, आपकी भी हो सकती है। आज जो जश्न मना रहे हैं यार, हो सकती है, वालदा के मुताबिक ख्वाजा असर साहब ने जो कराया है, ख्वाजा असर साहब आप भी काबिल यार। ख्वाजा साहब ने एक बात कही है कि जी मैं उन्होंने अपना काजी साहब ये DPO किसने लगवाया फिर बताओ? मैं लाहौर में कितने रेट हुए हैं, फैसलाबाद में कितने छापे हुए हैं? मैंने इस ब्यूरोक्रेसी को काजी साहब 30 साल कवर किए, मुझ मत छेड़े। मैं उनकी राय जितने पाकिस्तान में लाहौर ब्यूरोक्रेसी का ग्रेड 20 का अफसर, जिसे शायद पता नहीं C से नाम होता है, वो जाके माल्टन ब्रीफिंग दे रहा है कि सर इतने तुहाडे कोई पल्ले नहीं रहा, बायस्ड है वो बकायदा, उसे कोई नहीं रोक रहा। तो हमारे पल्ले नहीं रहा तो फिर ये उनके पल्ले में क्या डालेगा? कि ये नाइंसाफी को रोके, ये इक़्तिदार आपका खत्म होना है, 10 साल और चला लें, 20 साल चला लें। तो काजी साहब नून लीग के लिए अब लेवल प्लेइंग फील्डिंग ये है कि PTI को आउट किया जाए। आपके ख्याल में बल्ला अगर ये छीन लेते हैं तो फिर तो नून लीग का इलेक्शन बन जाएगा। अगर बैठ रहता है और उम्मीदवार अगवा नहीं होते, उनके कागजात रिजेक्ट नहीं होते, तो कादी साहब ये नताइज आपकी हिस्ट्री बना देंगे। बड़ी साहब ऐसे ये सवाल मैं फजूल से ही करने लगा हूँ, मुझे करना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे ये चीज़ किसी को बादर नहीं करती। अगर इस अंदाज में आप इलेक्शन जीतते हैं, पावर में आ भी जाते हैं, आपकी पॉलिटिकल अथॉरिटी क्या होगी? आपकी बात कौन सुनेगा? सारा ज़माना जानता है आप पावर में कैसे आए, ठीक है? तो फिर वो जो एक था जी बड़ा पावरफुल प्राइम मिनिस्टर वाला, तो वो तो मेरा ख्याल है बाज़ काम अभी अब आगे चल के बात करेंगे। काकड़ साहब ने ऐसे किए हैं कि मैं उन्हें अप्रीशिएट करूँगा। आज एक खबर आपको देंगे जिस पे हमने कम से कम 2014 से जिस पे काम कर रहे थे, लेकिन ये कि इस पावर का क्या फ़ायदा? का सब गुजारिश ये है कि पावर आप घुटने पकड़ के लें, आपकी बुनियाद ठीक ना हो, आपके साथ अवाम ना हो। सियासतदान की असल पावर अवाम है, उसका वोटर है, उसका सपोर्टर है, जो अक्सरियत से उसको वोट देता है। देखिए वोट तो एक पार्टी को 20,000 पड़ा, एक को लाख पड़ा। अब आप ये करें कि 20,000 के आगे सिफर लगा के रिजल्ट अनाउंस कर दें, वो 2 लाख तो बन जाएगा, लेकिन नतीजा कोई कबूल नहीं करेगा। क्यों मुल्क को एक अदम इस्तेकाम की तरफ ले जा रहे हो? इन निगरान हुकूमतों की कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? सिर्फ ये सियासी प्रोटोकॉल इंजॉय करने आए हैं? अगर कोई ब्यूरोक्रेसी में बड़े बड़े ईमानदार अफसर हैं, दयानतदार अफसर हैं, बासूल अफसर है, काजी साहब अब इमरान PTI का इलेक्शन। बड़ी साहब कोई ऐसी बात भी है कि कुछ अहम मीटिंग में मियाँ साहब ने कहा कि अगर कुछ अहम फैसले हमारी मंशा के मुताबिक, हमारी मर्जी के मुताबिक ना हुए तो वो वापस भी जा सकते हैं? काजी साहब अगर मैंने आपको बारहा कह रहा हूँ, अगर मुल्क में इलेक्शन हुए, सिलेक्शन ना हुई, बारहा इलेक्शन किसको कह रहा हूँ कि मुस्लिम लीग को भी उतना हक को वोट डालने का जितना जमीयत उलमा इस्लाम को है, MQM का तरीके इंसाफ को है। ये आप नोट कर लें, ये प्रोग्राम आज 20 गालबान है दिसंबर। अगर ये तमाम सियासी जमातों को, मैं एक ही नहीं कह रहा कि मुझे इमरान खान से हमदर्दी नहीं, उसने उस्मान बुज़दार जैसा ऐसा आदमी लगाया जिसने पंजाब को आधे को बेच दिया। खुद मरियम नवाज ने और हमजा शहबाज ने इल्ज़ाम लगाया, लेकिन आज भी उसे गिरफ्तार करने वाला कोई नहीं है। गिरफ्तार होता है तो इमरान खान, तोशाखाना इमरान खान, साइफर इमरान खान, बगावत इमरान खान, 9 मई इमरान खान, इद्दत केस इमरान खान। और खुदा के वास्ते पूरे मुल्क को डयाला जेल ले गए हो आप। नहीं मतलब कुछ कोई मैं तो मुझे ये चलें, वो तो एक पुरानी यानी बात है, वो चल ही रही है और वो सबके सामने है। मगर ये कि इसका मतलब ये है कि ये इनमें कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये पंजाब की सीटों से अगर ना ये इलेक्ट हो सकें तो फिर शायद उधर से MQM या ये सब रिपोर्ट आई है कि मुस्लिम लीग नून इलेक्शन होती है तो 30 सीटें भी ले जाएं तो बहुत बड़ा मार्का होगा। ये रिपोर्ट्स मिली हैं, ये सर्वे आए हैं, ये ख्वाहिश नहीं है किसी की। सो बिस्मिल्लाह मियाँ साहब आए।
देखिए 3 दफ़ा वो पहले वज़ीर आज़म रहे, शाहिद खान अब्बासी रहे तो वही वज़ीर आज़म थे, 4 हो गए। शहबाज शरीफ आए तो वो कह रहे थे कि मैं लंदन जाके फैसला करूँगा, 5 दफ़ा हो गए। 6ठी दफ़ा में भी 100 दफ़ा आए, लेकिन अवाम के वोटों से आए। ये कह रहे थे वोट को इज्जत दो, अब वोटर की तजलील करा रहे हैं, उसके घरों में छापे पड़े हैं, उसकी बाएं बहनों को उठाया जा रहा है, चादर चार दीवारी की जा रही है। एक दर्जी है, दर्जी वो कोई लीडर नहीं है, कोई MP MNA नहीं है। 3 दफ़ा उसका दरवाज़ा तोड़ा, कम और बेशतर 20 दफ़ा उसके घर छापे पड़े। वो आज 6-7 महीने से अपने घर नहीं जा रहा। कहा सब इस जुल्म और सितम की इंतहा आखिर कभी तो होगी। अच्छा बड़ी साहब, मुझे ये बताया जा रहा है कि 30% जो सीटें आप बता रहे हैं सर्वे में मुबैना तौर पर, ये तमाम PDM की सीटें हैं, जो जो 30। ये जो सर्वे है मुझे इल्म नहीं है, ना मैंने रिजल्ट अनाउंस करना, ना गैप का इल्म है, कल क्या होगा ये अल्लाह को पता है। लेकिन जितने सर्वे आ रहे हैं उसमें बशमूल मुस्लिम लीग नून ने जो करवाए हैं, इसीलिए तो इनका इलेक्शन लड़ने से ज़्यादा फोकस ये है कि एक पॉपुलर तरीन जमात को जेलों तक महदूद कर दे, सुप्रीम कोर्ट से लेके थानों तक उन्हें रोज़ाना पेशियों पे जाते रहे। काजी साहब ये 30% से ज़्यादा सीटें नामुमकिन है बज़ाहिर जो सर्वे आ रहे हैं। नहीं मगर हो सकता है ये 266 में से 466 ले जाए। ब्रेक है बड़ी साहब, और ये भी कहा जा रहा है कि बहुत चार क्राउड है, और जितनी ज़्यादा वोटर टर्न आउट होगी उतना ही जो हुक्मरानी के ख्वाब भी नहीं बल्कि अब तो हकीकत ही शायद हो देख रहे हैं, उनके लिए मामलात मुश्किल हो जाएंगे। मगर यही सवाल छोड़ के जा रहे हैं कि क्या हो, इस इक़्तिदार से क्या मिलना है। कोई ना पॉलिटिकल अथॉरिटी होगी, जब पता होगा कि चीज़ उधर से मिली है या कहीं और से मिली है तो फिर आप इसकी मिल्कियत एस्टैब्लिश नहीं कर पाएंगे। आप ब्रेक के बाद हाज़िर होते हैं। खरबों की मनी लॉन्ड्रिंग, थोड़ा सा जुर्माना और एक बड़ी अहम गिरफ्तारी हुई है। अहम इसलिए कि इनको कोई गिरफ्तार नहीं कर पा रहा था। ये कौन सी गिरफ्तारी है? ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। भट्टी साहब, एक स्कैम हुआ था, सोलर पैनल जो हैं उनको इंपोर्ट किया गया था और कुछ बैंकों पे इल्ज़ाम था कि उन्होंने 200 से 300 अरब रुपए की करप्शन की। अब गौर फरमाइए कि 300 अरब रुपए का मतलब है भट्टी साहब $1 बिलियन से ज़्यादा की रकम है। $1 बिलियन, 500-600 बिलियन डॉलर के लिए हम धक्के खाते हैं, जलील होते हैं। आपको पता है कितना बड़ा जुर्माना हुआ? 90 मिलियन रुपए। 90 मिलियन पता कितने? 9 करोड़। अगर आपको 300 अरब मिल जाए 9 करोड़ दे के, तो इससे अच्छा कारोबार है। अगर ये हुआ है जिस तरह दी न्यूज़ ने छापा है, हम अपने तौर पे कुछ नहीं कह रहे। साहब ये जो आप अमाउंट बता रहे हैं, आपको पता है हमने IMF से कितने पैसे माने? इस मुल्क ने में अगर तरक्की की है मनी लॉन्ड्रिंग ने, कब्जा ग्रुप ने, करप्शन ने और उन्हें तहफ़्फ़ुज़ देने वालों ने। यार इतनी बड़ी रॉबरी सरेजर्द हुई है तो ये मुल्क तरक्की कैसे करेगा? चंद ख़ानदान ही करेंगे ना। इनके बेनिफिशरी कितने बैंक होंगे, कितने लोग होंगे? उनकी तादाद 20 होगी, 25 होगी। एक तरफ सोलर पैनल 9 महीने से आप उधर पोर्ट में खड़ा है, लोगों के और वो बेचारे निकाल नहीं रहे। और चंद लोगों को नवाजने के लिए आपने इस मुल्क के हर शख्स को अभी जो पैदा होना है वो 3-3 लाख का मकरूज कर दिया है। आखिर हमारे मुल्क में करप्शन को बुरा ही नहीं समझा जाता। नहीं, झूठ और सच का फर्क खत्म हो गया, नेकी बदी का फर्क खत्म हो गया। ये नहीं चाहते कि IPPs की जो दिहाड़ी लग रही है उसमें किसी किस्म की कोई कमी कर सके। यानी ये बाकायदा ये इसको इस तरह इंटरप्रेट किया जा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे हमसाया मुल्क में अगर आप सोलर पैनल लगवाते हैं तो आपको सब्सिडी मिलती है, आपको कर्जा देता है बैंक के लगाए। मुझे ये बात करनी नहीं चाहिए क्योंकि हमारा मुल्क बज़ाहिर जमहूरियत है। आर्मी चीफ साहब काफ़ी दिनों से मुल्क से बाहर है, उन्होंने स्मगलिंग रोकी, डॉलर की गिरावट, डॉलर की कीमत वरना अब 3.5 होती। आर्मी चीफ साहब जो है सबसे पहले इस बात को चैलेंज बना लें कि खरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग सोलर बैंक से किसने बेनिफिट लिया और उनसे लूटो हुआ माल वापस लें और आपको IMF के पास जाने की जरूरत नहीं रहेगी। आप सिर्फ करप्शन की लीकेज रोक लें। कादी साहब करप्शन इस कदर हो चुकी है कि कोई माइंड ही नहीं करता इस पे। इनके लिए करप्शन इशू ही नहीं है। बड़ी साहब ये तो और नहीं काई साहब, क्या ये जो डाका पड़ा है, डू यू थिंक इन्हें जाने दिया जाए? चल भट्टी साहब ये निकली जाएंगे। अच्छा, मैं आपसे एक और हमने स्टोरी की थी, आपको पता है कि ड्रैप में एक जाली डिग्री वाले साहब थे शेख अख्तर हुसैन, वो आज पकड़े गए हैं। अच्छा, पकड़े कैसे गए हैं? एक इंटरनेशनल एजेंसी को भट्टी साहब एंगेज किया गया
और एंगेज करने के बाद उसे पता चलाया कि ये श्रीलंका से किसी यूनिवर्सिटी से ये बताते थे कि जनाब वो उन्होंने कोई पीएचडी की डिग्री ली है। अब यहाँ जब जो ये है जो इनकी बॉडी है जिसे कंफर्म करते हैं हम कि डिग्री जाली है, यानी उन्होंने कहा जी ऐसी यूनिवर्सिटी का अच्छा मैं बाद में मैं स्टोरी बता दूँ। वहाँ से पता चला है कि जहाँ से इन्होंने पीएचडी की है वो यूनिवर्सिटी कोई नहीं है। और अभी नहीं, खबर की अहम बातें आ रही हैं। इनकी तैनाती हुई सायरा अफजल तारड़ साहिबा के दौर में, और ये गालबन 1997 से 1999 में इन्होंने ये डिग्री बताई। 1997 में इनकी एम्प्लॉयमेंट हुई और चुन चुन के इन्होंने शरीफ लोगों को मुबैना तौर पर निकाला। एक तो ये डिजर्व करते हैं पाकिस्तान में मौजूदा जो राजुल वक्त निज़ाम चल रहा है, जाली डिग्री वाला आए। किस किस दौर में ये कहाँ कहाँ तैनात रहे और ये किसके प्यारे थे, आपको असल पता है? इनकी तैनाती कराता कौन था? अब भी वो लाड़ दोबारा हुकूमत में आने की तैयारी कर रहे हैं। कादी साहब, एक जाली डिग्री होल्डर को आप उस जिम्मेदारी पे बैठा रहे हैं। रोज कीमतें बढ़ रही हैं, प्राइसेस की रोज अरबों रुपए की कीमतें बढ़ रही हैं। 25 लाख रुपया मुबैना तौर पे इनकी सैलरी बताई जाती है जाली डिग्री लेने की। कादी साहब का इसीलिए तो ये मुल्क आगे नहीं जा रहा, जो मर्जी कर ले। ये लोग हैं मुल्क के लिए ज़हर है। भट्टी साहब ये एक बार और भी सोचें जरा, ये कितना अर्सा रहे हैं कैसे भी सीट पे 1997 से लेके तो अभी मेरे ख्याल में अभी गए हैं। मैं ये 97 से आए हैं मेरे ख्याल में जॉब में, 99 में इन्होंने। और तो और ये मोहतरम इमरान खान साहब के दौर में भी रहे। चलो मियां साहब नहीं, उस दौर में भी इन्हें कोई नहीं हाथ लगा सका। हमने यहाँ कितने प्रोग्राम किए। कादी साहब ये इसका मतलब है मुबैना माफिया कोई भी है, हम इनका नाम नहीं लेते, कोई भी माफिया, हम बड़ी इसका मतलब है वो कानून से ज्यादा ताकतवर है, वो आइन से ज्यादा ताकतवर है। भट्टी साहब ये जरूर कहें, हम बड़ी तनकीद करते हैं कि काकड़ साहब के दौर में उन्होंने कोई रूह रियायत नहीं की इस हवाले से, और बाद लोगों को जिन्होंने इन्हें निकलवाया था बिलावजह वो कुछ लोग बहाल भी हुए, उन पर हम बाद में बात करेंगे। मगर मैं जो आपको बात बताना चाहता हूँ, ये ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी का मतलब ये होता है कि लोगों को तुम तरियाक दे रहे हो या जहर दे रहे हो। इतने पैसे, इतना बड़ा इस पे वारदात है। सब आप बच्चों वाली बात कर रहे हैं। एक ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है जिसकी खुद डिग्री जाली है, अगर तो वो जाली दवाइयां नहीं बकवाएगा तो क्या करेगा? चले मुझे बताएं, आप बता दें। अब देखें ना, क्लोजिंग है भट्टी साहब आज में, लेकिन ये है कि ये सूरत अहवाल है। ये नहीं लोगों की जानों से खेलते हैं। जाली अद्वियात जो हम इलाज के नाम पर देते हैं, इसमें कुछ ऐसे वाक़यात हुए, और मैं कल आपको बताऊंगा कि वो कौन सा टीका था जो हमला बच्चियों को लग गया और वो चला वो बिका नहीं, उसकी जगह पे जिन लोगों ने पॉइंट आउट किया वो नौकरी से जाते रहे, वो कौन थे? कल बात करेंगे। आज का प्रोग्राम ख़त्म हुआ, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।